बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जो है वो अपने अरूज पे है और कराची से लेकर खैबर तक और सियालकोट से लेकर क्वेटा तक चारों तरफ जो है ये इसका बहुत इंटेंस किस्म की एक सिचुएशन जो है वो चल रही है। MQM जो है उसके धड़े एक बार फिर से इकट्ठे कर दिए गए हैं। MQM को पहले कुछ फैक्शंस में डिवाइड करके, तो पहले तो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी चल रही थी, लेकिन अब इस वक्त यूनिफिकेशन की का एक दौर चल रहा है और इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। अब सिर्फ इस सूरत हाल के बाद अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी एक रह गई है ताकि उनको लाकर ऊपर एक बार फिर से बैठा दिया जाए और एक पुरानी MQM जो है वो फिर से नए सिरे से चल पड़े। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये MQM नई है और MQM अब पिछले तर्ज पे काम नहीं करेगी, लेकिन जो बयानात दिए जा रहे हैं उनको सामने रखते हुए इस तरह होता हुआ तो नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे 15 जनवरी को लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है और उसके लिए बाकायदा एक कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च हो गई हैं। पेड कंटेंट और पेड एडवर्टीजमेंट्स इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आ रहे हैं और लोगों को ये शऊर दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन हो रहा है और आप मेहरबानी करके इलेक्शन में आएँ और अपना वोट अदा करके अपना हक राय दही का जो एक राइट है और फ़र्ज़ है वो दोनों पूरे करें। अब 15 जनवरी के इस हवाले से MQM जो है उसने कुछ अपनी डिमांड्स आगे रखी हैं, जो जिनके तहत उन्होंने जो पुरानी उनकी हल्का बंदियां हैं वो मांगी हैं और कहा है कि जो डिलिमिटेशन और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज पुरानी तर्ज पे हैं वो उनके साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं, वरना वो ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये MQM ने फिल वक्त तो आते ही बिल्कुल एक सख्त सा जो हार्ड स्टांस जो है वो एक अपनाया हुआ है और उसके अंडर इसको यूनाइट किया गया है। ऐसा लगता है कि ये यूनिफिकेशन और जो पार्टी को बनाया जा रहा है वो एक्चुअली इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि किसी को हराना है या इनको जिताना है, बल्कि वो इसलिए आए हैं कि ये इमरान खान की जो PTI है उसकी पॉपुलैरिटी को सिंध में, कराची में जो है उसमें डेंट डाला जाए, उसमें कमी लेके आई जाए, ताकि किसी तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी डिमांड की जा रही है जो PDM और PMLN के लीडर्स हैं उनकी तरफ से, वो किसी तरह से उसको हासिल कर लिया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन के हवाले से। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो CM परवेज़ इलाही साहब के जीतने के बाद असेंबलीज की डिसोल्यूशन की समरी गवर्नर को भिजवा दिए जाने के बाद अब जो टाइमलाइन ऑफ इलेक्शन है वो अगला एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस मुल्क में बन गया है और उसके ऊपर बहुत से सियासी पंडित जो हैं वो बैठे अपनी पेशीन गोइयां और अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का CM परवेज़ इलाही का जीत जाना एक बड़ी अनहोनी सी बात थी और वो हो गई। उसी तरह से टाइमलाइन जो इलेक्शंस की है, इलेक्शंस किस वक्त होते हैं वो उसका एक्चुअली प्रिडिक्ट करना या उसकी पेशीन गोई करना भी इतना ही मुश्किल है। मुख्तलिफ लोगों ने अपने हिसाब किताब से मुख्तलिफ या अपनी जो उनको सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से मुख्तलिफ इसमें वक्त जो हैं वो इलेक्शन के दिए हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब ने भी अपने बयानात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरव्यूज़ में इस बात को रिपीटेडली कहा है कि वो चाहते हैं कि फरवरी में इलेक्शन की डेट आ जाए और ये इलेक्शंस रफली अप्रैल ऑनवर्ड्स जल्द अज जल्द हो जाए। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है ये कतन बाकी की पार्टीज को सूट नहीं करती। पीपल्स पार्टी इस माइंडसेट की है कि जो इलेक्शंस हैं वो ऑन टाइम होना चाहिए। अगर ऑन टाइम होते हैं तो ये जुलाई तक तो यही चलेगा सेटअप, अगर इलेक्शंस ऑन टाइम है, और उसके 3 महीने के बाद यानी कि रफली अक्टूबर में अगला इलेक्शन होता है अगर वो ऑन टाइम होता है। लेकिन PMLN इस माइंडसेट की है कि इलेक्शंस जो हैं वो इवन ऑन टाइम तो क्या, वो आफ्टर टाइम भी कराने में इंटरेस्टेड नहीं है और उनकी कोशिश है कि कोई इमरजेंसी के अंडर कोई कंटिन्यूटी की सिचुएशन मिल जाए और या तो ये
गवर्नमेंट कंटिन्यू कर ले और या फिर कोई केयर टेकर सेटअप या कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए। इसके बरक्स सईद मुशाहिद हुसैन साहब का कहना ये है कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आएगी, और शबर जैदी साहब जो हैं वो उनका भी यही कहना है और क्लेम है कि इसके बाद अब एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि मुल्क को जो इकोनॉमिक मसाइल दरपेश हैं वो कतन इस तरह के सियासी ये जो खिचड़ी बनी हुई है इसमें वो हल होते हुए नज़र नहीं आते। और इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत अशद ज़रूरत है, और उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जहाँ पर ये फैसले होते हैं और जहाँ रिवायती तौर पे भी हमेशा हुए हैं और आगे होते हैं कि नहीं होते वो वक्त बताएगा कि चीज़ें किस सिमत बैठेंगी, लेकिन फिल वक्त यही कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है जिसमें इकोनॉमिस्ट शामिल हो वो इस मुल्क की एक डायरेक्शन सेट करें और इसको किसी तरीके से पटरी के ऊपर वापस लेकर आए। तो ये तो जहाँ तक इलेक्शंस की टाइमलाइन का ताल्लुक था। इसके बाद हम अगली बात करेंगे PMLN के अंदर इस वक्त बहुत सी दरारें पड़ रही हैं, और ये दरारें उस वक्त से देखने में आ रही हैं जब से मरियम नवाज शरीफ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनाने की एक नोटिफिकेशन जारी की गई है शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट या चेयरमैन हैं पार्टी के, उनकी तरफ से। इसके अलावा इस बात के ऊपर हमजा शहबाज जो हैं वो भी उनको भी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने के हवाले से भी बहुत सी PMLN में आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगर किसी और को रिप्लेस करना है CM पंजाब की पोजीशन में PMLN के बिहाफ पे, तो वो हमजा शहबाज नहीं हो और वो कोई ना कोई शरीफ फैमिली का मेंबर हो और वो कोई आउटसाइडर हो। तो ये स्प्लिट्स जो हैं ये इस वक्त दरारें PMLN में नज़र आ रही हैं। इसके बाद एक अगली एक बड़ी एक सिचुएशन जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इमरान खान साहब को ये समझा जाता है कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके फेवर में नहीं है। तो जो अगला एक मामला है काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है, वो सेकंड चांस की बात है। ये सेकंड चांस क्या है? ये सेकंड चांस है आप अगर एक दफ़ा पावर में रहे हैं और आपकी हुकूमत जो है उसको घर भेज दिया गया है किसी नाखुशगवार वाक़े की वजह पे, या आपकी नाहमवार किस्म की एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई किसी वजह से, तो आपको घर भेज दिया गया, तो उसके बाद आपको दोबारा से पावर में लेके आने का एक सेकंड चांस जो है वो दिया गया। तो अगर हम इस सेकंड चांस की बात करें तो इस सेकंड चांस के ऊपर बहुत से लोग, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो बहुत से लोगों को ये सेकंड चांस दिया गया है। अब इस सेकंड चांस के अंदर सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब का अपना नाम है जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके हैं, तो उनको तो सेकंड चांस और थर्ड चांस भी दिया गया। इसके बाद हम बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं, उनको भी सेकंड चांस दिया गया, वो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। फिर हम सदर जरदारी की बात कर लेते हैं, वो उनको भी जो है एक तरह से सेकंड चांस देकर, तो ये पीछे जो जितनी 10 अप्रैल 2022 के बाद से जो एक इस मुल्क में एक हलचल मची हुई है सियासी तौर के ऊपर, वो इस सब के पीछे जो जितनी जोड़ तोड़ हो रही है और जितना एक मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिशियन का जो एक माइंड काम कर रहा है जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से, वो एक्चुअली जरदारी साहब की तरफ ही उसका इशारा जाता है। तो उनको भी इस किंग मेकर की पोजीशन के अंदर लेकर आने की का जो एक सेकंड चांस है वो, क्योंकि उनका कहना यही है कि शहबाज शरीफ के घर जाकर मैंने उनको दोबारा से वापस आकर तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो इस तरह से ऑफ़र की, या पावर जो है वो ऑफ़र की, तो ये सेकंड चांस उनको भी दिया गया। तो क्या सवाल ये उठता है, क्या ये सेकंड चांस इमरान खान साहब को नहीं मिल सकता? जो इश्यूज बाकी लोगों के साथ रहे इस्टेब्लिशमेंट के, क्या इमरान खान के साथ जो इश्यूज रहे वो उनसे बढ़ के थे या वो उनसे नीचे हैं?
یا یہ ایک اس وقت ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ایک سیکنڈ چانس دیا جائے گا؟ اور یہ سوال اس صورت میں ویلڈ ہوتا ہے اگر ہم یہ مفروضہ سامنے رکھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ پاور میں کون آئے گا، اور اگر ہم عمران خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں جہاں وہ ایک فیتھ اپنا آگے لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اس بات کا کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ کس نے پاور میں آنا ہے اور کس نے نہیں، تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہو جائے۔ تو یہ ایک ذرا انٹرسٹنگ ایک تھاٹ تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف جنیوا میں اپنا ایک بہت لمبا چوڑا وفد 50 صحافیوں کا اور منسٹرز کا وہ لے کے گئے ہوئے تھے وہاں سے، جو کلائمیٹ ریزیلینٹ کنٹریز کے لیے کانفرنس چل رہی تھی، وہاں سے بہت سے پلیجز لے کر آئے ہیں۔ مودی نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ میں نے پاکستان کو اس پوزیشن میں پہنچا دیا کہ وہ اپنا کشکول لے کر ساری دنیا میں گھوم رہا ہے، اور بہت دکھ ہوا یہ بات سن کر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کبھی ہماری زندگیوں میں اس پوزیشن سے نکال دے، اور پاکستان جو ہے وہ کبھی کشکول لے کے اپنے وسائل جو ہے وہ ڈھونڈنے نہ نکلے کہیں بھی دنیا میں۔ تو یہ جو پلیجز ملے ہیں پاکستان کو، یہ تقریباً 8 بلین 57 کروڑ ڈالر کے بنتے ہیں، جس میں سے پیش جن کنٹریز یا آرگنائزیشنز نے کوئی کمٹمنٹس کی ہیں وہ لونز یا جس بھی صورتحال میں، اور یہ سب پیسے ایک دم نہیں آنے۔ ایک تو یہ کہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، تو اگر آپ وہ نہیں پوری کر پاتے ہیں تو اس میں بھی حرج آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سب ایک دم اکٹھے تو آنے نہیں ہیں، یہ اگلے چند سالوں کے تقریباً 3 سال تک کے اوپر بہت سی چیزیں ان میں سے اسپین کر رہی ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً، اور پھر یہ پیسے کہاں گئے کہاں لگے، یہ ساری اس میں چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ IDB کی طرف سے اگلے 3 سال میں 4.2 بلین پلیج ہوا ہے، ورلڈ بینک نے 2 بلین پلیج کیا ہے، ADB نے 1 بلین، سعودی عربیہ نے 1 بلین، AIB نے 1 بلین، اور $500 ملین جو ہے وہ یورپ نے، اور 100 ملین جو ہے وہ USAID کے تھرو پلیج ہوا ہے۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس اور بھی ہیں، لیکن جو اس سب کے برعکس ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ اس ملک میں فی الوقت LCs جو ہیں وہ نہیں کھل رہی ہیں۔ اگر آپ کو ادویات چاہیے وہ نہیں کھل رہی ہیں، اگر آپ کو را مٹیریل منگانا ہے وہ نہیں کھول سکتے، کیونکہ اس ملک میں پیمنٹس کرنے کے لیے کوئی فارن کرنسی نہیں اویلیبل۔ اگر آپ کو خورد و نوش کا کوئی سامان منگانا ہے یا آپ کو کوئی جینوئن چیز ارجنٹ طور پہ چاہیے، لیکن اس ملک میں حکمرانوں کے لیے 165 لگژری کارز کی امپورٹ کے لیے ایک LC جو ہے وہ کھل سکتی ہے، اور ہر گاڑی جو ہے وہ تقریباً 5 کروڑ کی ہے، تقریباً 7 سے 8 ارب کے قریب یہ اس کا سارا جو ہے وہ تخمینہ ہے، اور یہ انتہائی ایک شرم کی اور افسوس کی بات ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی، جو آج بھی اس بیٹھے ہوئے ٹولے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اس ہر اس شخص کے لیے جس نے شاید کبھی ان کو ووٹ دیا ہو، اور اس کے لیے یہ ایک سوچنے کا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر دیں، آپ کس کو دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ کتنی بار اس بندے کو بار بار یا اس پارٹی کو بار بار ووٹ کریں گے جو کبھی بھی ڈیلیور نہ کرے۔ ایک کہاوت ہے، فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می۔ اللہ حافظ۔